दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, सीडीपी क्वेश्चन सीरीज आपकी यूपी टेट, सुपर टेट या आरईटी या लिखित परीक्षा या जूनियर भर्ती परीक्षा जो आपकी होनी है, सबके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम इस सीरीज में प्रतिदिन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं और आज आपका सीरीज का चौथा क्रम है। तो बिना समय को नष्ट किए हुए हम लोग सीधे प्रश्नों के क्रम पर चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न, किसने समस्या समाधान व्यवहार के 5 सोपानों को IDEAL के उपनाम या के कूटनाम से प्रस्तुत किया है? ब्रॉन्सफोर्ड एवं स्टीन ने, वुडवर्थ एवं मार्किस ने, स्किनर या जॉन डीवी ने। तो समस्या समाधान की जो सोपान की बात हम करते हैं, तो समस्या समाधान में सबसे पहले बॉर्न डोमिनोवस्की, सबसे पहले किसने? बॉर्न डोमिनोवस्की व लोफ्ट्स ने समस्या समाधान के 3 सोपान की बात किया था। इन्होंने समस्या समाधान के 3 सोपान, जिसमें उन्होंने पहला सोपान बताया तैयारी का, फिर उसके बाद दूसरा सोपान इन्होंने बताया प्रस्तुति का और तीसरा मूल्यांकन का। ये तो समस्या समाधान के सोपान का प्रारंभिक स्वरूप है। और यहाँ जो प्रश्न पूछा है आइडियल के रूप में, IDEAL यानी इन 5 सोपानों की बात की, तो इसमें हम उत्तर सही की ओर जाएंगे, ब्रॉन्सफोर्ड और स्टीन का। तो ब्रॉन्सफोर्ड और स्टीन महोदय ने 5 सोपानों को आइडियल के रूप में, जिसे I, D, E, A और L, इन 5 कूट संकेतन के आधार पर या कूट नाम के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें आई का आशय होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आई का जो आशय है वह है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, अर्थात समस्या को आइडेंटिफाई करना है, समस्या को पहचानना है। फिर उसके बाद डी जो उन्होंने दिया, ब्रॉन्सफोर्ड और स्टीन ने दूसरा चरण डी के रूप में बताया, तो डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। तो सेकंड में डी का आशय क्या है? डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग किस चीज का? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, अर्थात इसका आशय है कि समस्या जो है उसको परिभाषित करना और उसे प्रस्तुत करना। जो भी हमारी समस्या प्रॉब्लम है उसे डिफाइन करना, परिभाषित करना और उसे प्रस्तुत करना, ये डी का आशय है। वहीं जब ई की बात करते हैं तो एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटजीज, यहां ई का आशय होता है एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटजीज। तो अर्थात एक्सप्लोर का मतलब होता है विस्तारित करना, या यूं कहते हैं कि जब हम उसका विस्तार करेंगे तो उसके लिए हमें नए तथ्यों को खोजना होगा। तो एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटजीज का मतलब है कि जो संभावित स्ट्रेटजी है, पॉसिबल स्ट्रेटजी यानी संभावित जो हम नीति बनाते हैं या व्यूह रचना करते हैं, उसका अन्वेषण है। और ए का आशय होता है कि एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटजी। ए का आशय जो है एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटजी। तो जो हमने रणनीतियां बनाई हैं, उन रणनीतियों पर कार्य करना है, एक्ट करना है, उसकी एक्टिंग की बात किया। और एल का जो आशय है, लास्ट सोपान 5वां है, लुकिंग बैक एंड इवेल्युएटिंग। एल का जो आशय है उसका आशय क्या है? लुकिंग बैक एंड इवेल्युएटिंग, अर्थात
क्रियाकलाप के मूल्यांकन को देखना और फिर उनका मूल्यांकन करना। देखना किसका है? जो क्रियाकलाप चल रही है और उसके मूल्यांकन की बात करना है और फिर मूल्यांकन को पुनः मूल्यांकित करना। ये आपका समस्या समाधान के आपके ब्रॉन्स, फोर्ड और स्टीन महोदय ने जो आइडियल के रूप में कूट संकेतन से प्रस्तुत किया है वह इसका फुल फॉर्म है। दूसरा प्रश्न, किस प्रकार के तर्क में व्यक्ति सबसे पहले तथ्यों का अवलोकन करता है, नियम की कल्पना करता है तथा प्रयोग द्वारा नियम का सत्यापन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है। तो यहां वह क्या करता है? तथ्यों को अवलोकित करेगा, नियम की कल्पना करेगा और सत्यापन। तो यहां दो तर्क आपके दिए गए हैं, दो प्रकार, निगमन का और आगमन का। जब हम निगमन की बात करते हैं तो निगमन में क्या होता है? किसी सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करना। निगमन में किसी सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करना और उसे अन्य परिस्थितियों में प्रयुक्त करना। स्वीकार करने के साथ साथ उसे अन्य परिस्थितियों में प्रयुक्त करना। अन्य परिस्थितियों में प्रयुक्त करना। अब इसका अगर एक उदाहरण ले तो यहां पर सामान्य सिद्धांत निगमन का हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सामान्य सिद्धांत है क्या कि प्राणी नश्वर है। प्राणी क्या है? प्राणी नश्वर है। तो स्वाभाविक है कि इस सिद्धांत को वो स्वीकार कर लिया और करने के बाद तब वह तर्क प्रस्तुत करेगा कि रमेश एक प्राणी है या सुरेश एक प्राणी है। वह तर्क करेगा सुरेश एक प्राणी है, इसलिए सुरेश नश्वर है। अतः क्या है? सुरेश नश्वर है। ये उदाहरण जो है वह किसको परिलक्षित कर रहा है? वह निगमन तर्क को प्रस्तुत कर रहा है। वहीं जब हम आगमन की बात करते हैं तो यहां आपका ये उदाहरण प्रश्न जो है इसका उत्तर भी आपका आगमन तर्क ही इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि पहले वह अवलोकन करता है, नियम की कल्पना और प्रयोग द्वारा नियम का सत्यापन। तो यहां जैसे हम उदाहरण देते हैं कि हम कई चीजों का अवलोकन करते हैं कि रमेश क्या है? रमेश नश्वर है, या सुरेश नश्वर है, विद्या नश्वर है और विभा नश्वर है। तो अब इन सारे उदाहरणों का वो क्या करता है? वह अवलोकन करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह सभी क्या हैं? यह सभी मानव हैं। उस आधार पर वह निष्कर्ष या तर्क अपना देगा कि क्या है? कि मानव नश्वर है। इसके आधार पर उसने उदाहरण दिया कि मानव नश्वर है। तो ये आपका आगमन तर्क का एग्जाम्पल हुआ। और यहाँ प्रश्न में जो वह क्या किया, जैसे देखिए प्रश्न को सबसे पहले तथ्यों का अवलोकन करता है, जितने भी तथ्य हैं उन सबको वह अवलोकित करता है, कल्पना करता है कि सभी मानव हैं और फिर उसके आधार पर नियम का सत्यापन कर वह सामान्य निष्कर्ष या सामान्य नियम की ओर बढ़ता है कि मानव नश्वर है। अगला प्रश्न, जीन प्याजे ने प्रत्यय निर्माण के संबंध में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया? तो जीन प्याजे की जब हम बात करते हैं प्रत्यय निर्माण की, तो जीन प्याजे महोदय क्या किया है? इन्होंने प्रत्यय निर्माण की प्रकृति की व्याख्या की है। जीन प्याजे ने प्रत्यय निर्माण की प्रकृति की व्याख्या की है और
उन्होंने इस प्रकृति की व्याख्या में बौद्धिक विकास के क्रम में बौद्धिक विकास के क्रम में इन्होंने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो यहां आपका उत्तर क्या होगा? तीसरा विकल्प 4 जो है वो 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया। 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहला आपका संवेदी प्रेरक, फिर दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा जो है वह औपचारिक संक्रियावस्था। इन 4 अवस्थाओं में उन्होंने विकास के क्रम को समझाया है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख सोपान का सही क्रम है? परिकल्पना निर्माण, प्रतिदर्श चयन, प्रयोग अभिकल्प, प्रयोग एवं समंक संकलन, अध्ययन समस्या। तो ये प्रयोगात्मक विधि के कुछ सोपान दिए गए हैं और इन सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब हम प्रयोगात्मक विधि की बात हम करते हैं तो प्रयोगात्मक विधि में सबसे पहले क्या होता है? कार्य कारण संबंध को स्थापित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक चीज और आप जान लीजिए कि जो प्रयोगात्मक विधि है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग कार्य कारण संबंध स्थापित, कार्य कारण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब यहां जो आपका विकल्प दिया तो पहला सबसे पहले हम क्या करते हैं? समस्या समाधान को चिन्हित करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी परिकल्पना का निर्माण करते हैं यानी 2 नंबर पर, फिर परिकल्पना निर्माण के बाद हम प्रयोग अभिकल्प को चुनते हैं तो ये हमारा तीसरे नंबर पर आएगा, और फिर प्रयोग अभिकल्प के बाद हम प्रतिदर्श का चयन करते हैं तो ये चौथे नंबर पर, और आपका प्रयोग एवं समंक संकलन की बात करते हैं तो यह 5वें नंबर। तो इस क्रम में देखिए तो 5वां सबसे पहले, फिर 1, फिर 3, तो 5 1 3 यहां पर भी है, दूसरे में भी, चौथे में भी। फिर उसके बाद चौथे पर कौन है? दूसरा प्रतिदर्श चयन, अर्थात चौथा विकल्प क्या होगा? चौथा विकल्प हमारा उत्तर। तो यहां जो आपके 5 सोपान दिए गए हैं उसके साथ साथ 2 सोपान और होते हैं, छठा और 7वां। यानी प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख रूप से 7 सोपान होते हैं जिसमें प्रश्न में 5 दिया गया था। तो बाकी जो 2 सोपान हैं उसमें एक आपका समंक विश्लेषण परिणाम, छठा आपका सोपान जो होगा वह क्या है? समंक विश्लेषण परिणाम, और 7वां सोपान परिणामों का सामान्यीकरण, परिणामों का सामान्यीकरण। तो ये हमारा क्या है? बाकी के 2 सोपान की भी स्थिति है। अगला प्रश्न, सही जोड़ा नहीं है। संरचनावाद, टिचनर, प्रकार्यवाद, लेविन, मनोविश्लेषणवाद फ्रायड, और व्यवहारवाद वॉटसन। यानी ये हमारे क्या है? ये हमारे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय हैं और यहाँ पर उनके प्रवर्तक या उनके समर्थक का नाम है। तो संरचनावाद को जो है विलियम वुंट ने किया था, टिचनर उसके समर्थक थे, यह आपका सही है। फिर प्रकार्यवाद, लेविन की बात करते हैं तो यह विकल्प आपका गलत है, क्योंकि लेविन प्रकार्यवाद के ना होकर बल्कि यह समग्रवाद के हैं, तो यह आपका गलत विकल्प है। और प्रकार्यवाद की बात जब हम करते हैं तो प्रकार्यवाद में विलियम जेम्स और डीवी, प्रकार्यवाद की बात हम करेंगे तो उसमें कौन कौन है? विलियम जेम्स और डीवी एंजिल, ये आपके प्रकार्यवाद के हैं। मनोविश्लेषणवाद आपके फ्रायड हैं, फ्रायड के साथ साथ मनोविश्लेषणवाद में एडलर और जुंग भी उनके समर्थक हैं। और व्यवहारवाद
आपके वॉटसन हैं। और यहाँ पर एक चीज और हम चर्चा कर दें तो इनमें जो मुख्य प्रकरण यानी किस प्रकरण पर लेकर इन संप्रदायों पर कार्य हुआ, तो यहाँ संरचनावाद, ये इसका मुख्य प्रकरण किस पर था? संवेदना पर। प्रकार्यवाद की जब हम बात करेंगे तो प्रकार्यवाद का मुख्य प्रकरण व्यवहार, और वो भी किसके सापेक्ष परिप्रेक्ष्य में? अधिगम। और मनोविश्लेषणवाद की जब हम बात करेंगे तो इसका था अचेतनता या अचेतनावस्था की बात करता है। और व्यवहारवाद जो है वह आपका व्यवहार, और वह व्यवहार भी अध्ययन जो है किस पर है? पशु व्यवहार पर। इन सबके साथ एक संप्रदाय और आपका इसमें आता है, वह है समग्रवाद। इसके आपके कोहलर, कोफका, वर्थिमर और लेविन, ये प्रमुख रूप से समग्रवाद के हैं। और यहाँ पर जो समग्रवाद की बात करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण स्मरण, इसका जो मुख्य प्रकरण था वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण, स्मरण या अंतर्दृष्टि। तो यहाँ जो आपका उत्तर बना है वो कौन सा है? सही नहीं, क्योंकि लेविन किससे हैं? लेविन समग्रवाद के, प्रकार्यवाद के नहीं। तो दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा? दूसरा विकल्प उत्तर होगा। प्रश्नों के उत्तर के फलांकन के आधार पर परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तरों के फलांकन के आधार पर प्रमुख रूप से यह दो भागों में बांटा गया। एक आपका जो दो भाग हैं, एक है आपका निबंधात्मक और दूसरा है वस्तुनिष्ठ। जब निबंधात्मक की बात करते हैं तो यह भी दो भागों में बंटता है, एक लघुत्तरी और दूसरा आपका दीर्घोत्तरी। और वस्तुनिष्ठ में जाते हैं तो इसके भी दो खंड, वस्तुनिष्ठ के दो खंड होते हैं। एक आपका होता है पूर्ति प्रश्न और दूसरा होता है चयन प्रश्न। तो पूर्ति और चयन, पूर्ति भी दो उसमें जाती है, एक प्रत्यास्मरण की बात करता है और एक रिक्त पूर्ति की बात करता है। वही चयन में मुख्यतः 4 से 5 खंडों की बात होती है, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस की बात करेंगे, मैचिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर ट्रू फॉल्स की बात करेंगे या यस नो की बात करेंगे, और फिर क्लासिफाइड क्वेश्चंस की बात करेंगे, अर्थात वर्गीकृत प्रश्न की बात करेंगे। तो ये हमने पूरा इसका विस्तृत रूप दिया। और प्रश्न पूछ रहा है कितने भागों में? तो दो, और वह कौन कौन? निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो दो आपका क्या होगा? उत्तर होगा। प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है, संबंधित है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, चक्राकार सिद्धांत। तो ये विकास के सामान्य सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपका जो प्रश्न कह रहा है कि विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है, अर्थात इन दोनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो कथन है वह विकास के परिमार्जन की बात करता है, अर्थात वह उसे क्या कर सकता है? विकास को परिमार्जित किया जा सकता है। तो ये आपका तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। यह परिमार्जितता के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ व्यक्तिगतता क्या कहता है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अनूठा होता है। प्रत्येक व्यक्ति कहें या बालक कहें, वह क्या होता है? अनूठा, यानी हर व्यक्ति की अपनी विशेषता। निरंतरता में कि यह निरंतर गतिमान होती है, कभी रुकती नहीं। और चक्राकार या इसी को वर्तुलाकार सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात विकास की गति कभी तीव्र तो कभी मंद और कभी तीव्र, और यही शेप क्या कहलाता है?
यह शेप वर्तुल शेप है, इसीलिए इसे वर्तुलाकार सिद्धांत भी कहते हैं। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। और जब हम बात करते हैं कि स्टैंग, वॉटसन, एडलर आदि की बात हम करते हैं, तो अगर देखें तो स्ट्रैंग महोदय ने कहा था कि शिशु अपने हाथ और संसार के बारे में, स्ट्रैंग महोदय का जो कथन था क्या था कि शिशु अपने और संसार के बारे में, अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। यह खेल विधि के लिए इन्होंने अपने विचार दिया था कि संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा क्या करता है, सीखता है। वहीं वॉटसन की जब हम बात करते हैं तो वॉटसन का कथन है कि अन्य किसी अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में, अन्य अवस्था की तुलना में क्या होता है, शैशवावस्था में किसकी सीखने का क्षेत्र और तीव्रता व्यापक होता है। क्षेत्र और तीव्रता किसका, सीखने का काफी व्यापक होता है, ये वॉटसन महोदय ने कहा था। और एडलर महोदय की बात करें तो शैशवावस्था के द्वारा पूरा जीवन क्रम निर्धारित होता है, पूरा जीवन क्रम निर्धारण की बात इन्होंने कही। और यहाँ आदर्श काल वैलेंटाइन महोदय ने कहा, और यही दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। भिन्न है घृणा, एकाकीपन, आमोद और जिज्ञासा। तो यहां जो आपके विकल्प दिए गए हैं उस पर आप गौर करें तो घृणा, एकाकीपन, आमोद और जिज्ञासा की बात हम करते हैं। तो यहां देखें तो घृणा, एकाकीपन, तो यह किससे संबंधित है, यह मूल प्रवृत्ति और उससे संवेग। मैकडूगल महोदय ने, जैसा हम जानते हैं कि मैकडूगल महोदय ने क्या किया था, 14 मूल प्रवृत्ति की बात की थी और फिर उसी मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेग की बात की है। तो यहां प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो घृणा संवेग है, एकाकीपन संवेग है, आमोद संवेग है, जबकि जिज्ञासा की बात हम करेंगे तो जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है। और जिज्ञासा का संवेग आश्चर्य होता है। तो यहां जिज्ञासा भिन्न है, चूंकि संवेग और मूल प्रवृत्ति और बाकी संवेग है, तो जिज्ञासा हमारा आंसर। अब यहां जैसे घृणा, एकाकीपन और आमोद संवेग हैं, तो इससे संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या होगी, तो घृणा का जो मूल प्रवृत्ति है वह है निवृत्ति, रिपल्सन की बात हम करते हैं, या इसी को हम विकर्षण भी कहते हैं। और एकाकीपन की बात करें तो एकाकीपन का जो मूल प्रवृत्ति जिससे संबंधित है वह सामूहिकता से है या संग्रह प्रवृत्ति, समूह प्रवृत्ति से है। और आमोद की बात करते हैं तो वह हास्य या हास्य जो है वह उसकी मूल प्रवृत्ति है। इसी तरह यहाँ 4 का हमने किया, कुल 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग, जिसे किसने बताया, मैकडूगल महोदय ने। किशोरावस्था में केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है वीर पूजा, काम भावना, स्वाभिमान या आत्म प्रेम। तो यहां 3 विशेषताएं, वीर पूजा, काम भावना और स्वाभिमान, ये तीनों किशोरावस्था की विशेषताओं को परिलक्षित करती हैं। और इन सब में काम भावना जो है वह क्या करता है, केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह क्रम इसका जो चलता है आत्म प्रेम से
वह समलिंगी से होते हुए वह विषम लिंगी की ओर आगे बढ़ता है। ये आपके कामुकता या काम भावना के विकास का क्रम बताता है कि बच्चा आत्म प्रेम से विषम लिंगी की ओर चलता है। तो यहां आपका उत्तर काम भावना होगा। कैटल का द्रवीकृत बुद्धि वर्णन के किस घटक के समतुल्य है? तो यहां आप देखिए, कैटल महोदय ने दो बुद्धि को के दो स्वरूप की बात की थी। एक को कहा था द्रवीकृत और एक को कहा था घनीकृत। द्रवीकृत को उन्होंने कहा था यह क्या होता है, यह वंशानुगत होता है, यानी वंशानुगत कारक से संबंधित है। और यह किससे संबंधित है, यह वातावरणीय कारक से है। वहीं जब हम वर्णन की बात करते हैं, फिलिप वर्णन, तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, यानी पदानुक्रम। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले जी कारक सामान्य की बात की और फिर दो मुख्य समूह कारकों में बांटा। एक आपका शाब्दिक शैक्षिक की बात की अर्थात वीईडी, और एक गतिक यांत्रिक यानी के एम की बात की। और यहां हम जानते हैं कि शाब्दिक और शैक्षिक जो है यह क्या होती है, यह अर्जित होती है। और अर्जित जो होगा वह किस पर निर्भर करेगा, किस कारक पर, वह वातावरणीय कारक पर निर्भर करेगा। और केयम क्या है, केयम जन्मजात होता है, इसलिए यह वंशानुगत कारक से संबंधित होगा। तो यहां वंशानुगत यानी द्रवीकृत बुद्धि किससे संबंधित होगी, यह काइनेटिक और मैकेनिक की बात करेंगे तो यह द्रवीकृत का संबंध किससे होगा, कि यम से होगा। और घनीकृत का संबंध किससे होगा, वह वीईडी से। यहां प्रश्न पूछा है द्रवीकृत बुद्धि, तो द्रवीकृत बुद्धि गतिक यांत्रिक मुख्य समूह कारक से संबंधित। और दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा, दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। एक 12 वर्षीय बालक 15 वर्ष के सभी प्रश्नों को तथा 16 वर्ष के आधे प्रश्न सही हल कर लेता है, तो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? तो हम आप जानते हैं कि बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट कोसेंट IQ इज इक्वल टू MA अपान CA मल्टीप्लाई बाई 100। और यहां CA क्या है, तिथिक आयु, वास्तविक आयु है। तो वास्तविक आयु इसमें CA बराबर दिया हुआ है, वह 12 वर्षीय बालक है अर्थात 12 वर्ष है। और MA मेंटल एज मानसिक आयु क्या होती है, वह बालक जिस आयु के लिए निर्धारित सभी प्रश्न हल कर दे वह उसकी मानसिक आयु होती है। तो यहां पर वह 15 वर्ष के सभी प्रश्नों को हल कर रहा है, इसलिए मानसिक आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो अब यहां हम मान रख दें तो 15/12 गुणे 100, तो यहाँ 3 से 3 4 बार जाएगा, यहाँ 5 बार, फिर 4 से काटेंगे तो ये आपका 25 और 25 गुणे 5 यानी 125। तो इस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, 125। और दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा, दूसरा विकल्प उत्तर होगा। बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट संबंधित है, तो बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट यह बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। और पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प हमारा उत्तर होगा, और जिसे दिया है डॉक्टर CM भाटिया ने। इसे भाटिया बैटरी परीक्षण भी कहते हैं, CM भाटिया ने इसे दिया, इसीलिए इसे कभी कभी भाटिया बैटरी परीक्षण भी कहते हैं। निम्न में भिन्न है, प्रयास एवं त्रुटि, संबद्ध प्रतिक्रिया, अंतर्दृष्टि या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो यहां भिन्न जो है वो क्या है, वह अंतर्दृष्टि है। क्यों,
चूंकि ये है आपके अधिगम के सिद्धांत हैं और हम आप जानते हैं कि अधिगम सिद्धांत को जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के दिए गए हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने उन सभी सिद्धांतों को दो खंडों में बांटा। एक आपका व्यवहारवादी और उसी को संबंधवादी भी कहते हैं, संबंधवादी सिद्धांत, और दूसरे को संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहां प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एरर, ये किसका है? यह थॉर्नडाइक महोदय का। यह भी आपका क्या है? व्यवहारवाद या संबंधवाद से संबंधित है। और संबद्ध प्रतिक्रिया, यह पॉवलोव का सिद्धांत, तो यह भी व्यवहारवाद का है। जबकि अंतर्दृष्टि को हम देखें तो यह किससे संबंधित है? यह संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जाता है, जिसे कोहलर ने प्रस्तुत किया था। तो यहां ये भी जानिए कि व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक, तो व्यवहारवादी में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो संबंध या बंधन बनाने के रूप में स्पष्ट किया गया है। और संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास में सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ और सूझ की भूमिका पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषता नहीं है। सीखना धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थितियों का होना आवश्यक नहीं होता। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक व स्वस्फूर्त होती है। तो अंतर्दृष्टि की बात करते हैं। यह अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस प्रकार का है? संज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक से संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिक ने दिया है तो उसमें समस्या का होना, यानी समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। और यहां पर तीसरा विकल्प जो दिया गया है, कह रहा है कि परिस्थिति का होना आवश्यक नहीं, तो यह अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषता नहीं है और यही हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और आप अपने साथियों को अधिक से अधिक जोड़िए जिससे आपके साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।